हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लेजी लर्नर्स। तो आज अपन साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के। अब वो कैसे हैं अपन इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहली बात, ये जो सेल है ना, ये जो सेल है ये स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है ना। स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटी यूनिट बॉडी में यही है, और फंक्शनल भी है। फंक्शनल मतलब सारे काम यही करती है, और फंक्शनल भी है। ठीक है, तो सेल के बारे में अपन ने क्या देखा, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे बेसिक पोजीशन पे अपन को सेल ही मिलेगी। फिर ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे सेल क्या बनाता है, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन का पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, उस ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपने पढ़ा ही होगा। तो वही अपन यहाँ पे देखेंगे कि सेल क्या होती है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ सबसे पहले कहाँ आई, है ना, लाइफ कहाँ से मिली, वाटर से मिली। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environment conditions rather than in oceans. देखो, some researchers ने क्या believe किया कि oceans के बिना, मतलब लाइफ जो है वो स्मॉल वाटर पूल्स से ओरिजिनेट हुई है, ना कि ओशन से। ये रिसर्चर्स का मानना था। हॉट स्प्रिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरमेंट। कैसे एनवायरमेंट में लाइफ ओरिजिनेट हुई है, हॉट स्प्रिंग जैसे एनवायरमेंट में। In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain a very high temperature, nearly a boiling point of the water. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर है इस पूगा वैली का, जो कि लद्दाख में है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. मतलब ये जो environmental condition है ये कैसी लगती है, करीबन 3 बिलियन साल पहले जो अर्थ का टेम्परेचर और कंडीशन रहती थी, वैसा यहाँ कंडीशन देखने को मिलती है पूगा वैली में। The organisms live in these hot springs, mostly heat loving bacteria called heat loving bacteria को क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स कौन है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको हीट लविंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है। Scientists know from the Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. इन्होंने स्टडी किया इन हॉट स्प्रिंग को और देखा कि इनके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation. अभी कैल्शियम कार्बोनेट क्यों होता है, ताकि हार्मफुल रेडिएशन को इनको बचा सके और एक्सट्रीम कंडीशन से इनको बचा सके। जैसे इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है उनके अराउंड जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। They may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. All organisms are made up of cell. सारे ही organisms सेल से बने, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट सेल तो सब में कॉमन है ही है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में सेल होगी। The cell represent the basic level at which life exists. Some organisms such as bacteria or yeast, examples देख लो, बैक्टीरिया और ईस्ट, इन दोनों में एक ही सेल होती है जिनको अपन यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। बाकी प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये मिलियंस ऑफ सेल से बने, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। That work together, a group of similar cells performing a similar function forms a tissue. देखो कौन सी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसा काम कर रही हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। डिफरेंट टिश्यूज are organized to form an organ and several organ work to form organ system. यही मैंने अभी बताया, such as nasal pores, nasal cavity, trachea, lungs form the respiratory system. जैसे ये सारे organ है, ये सारे organ है, तो सब मिलके एक organ system बना रहे। Even when the cells are organized into tissue, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all the living organism. This makes us wonder how such tiny cell perform do so many different activities.
What are the different components of the cell? How do the cell in body communicate with each other? Do cells live forever or do they die? In this chapter, we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells. अब अपन देखते हैं सेल के बारे में. How to study cells? सेल को कैसे स्टडी करते हैं देखते हैं. What do we call the ability of the human eye to see very close object as separate and distinct? इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. ये आप पढ़ोगे आई वाले चैप्टर में जब भी आपके आएगा. Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dot moves closer, there comes a point at which they no longer could be seen. आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है. मतलब अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हो, बट वो जैसे जैसे आईज के आपके पास में आएंगे तो आप उसे नहीं देख सकते. इसलिए ये 25 सेंटीमीटर एक लिमिट फिक्स्ड है ह्यूमन आई की, जिसके बियॉन्ड वो जिसके आप देखो आप दूर तो कितना भी देख सकते हो बट उसके पास नहीं देख सकते. ठीक है. सो इसी चीज को अपन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, which is 0.11 millimeters for human eye. Okay. A cell is usually too small to be seen by unaided eyes. This raises an important question: how have cell biologists studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? मतलब ये जो सेल है ना वो नॉर्मल आंखों से आपको दिखेगी नहीं. तो फिर बायोलॉजिस्ट ने सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन कैसे पता लगाया होगा जबकि सेल ह्यूमन की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उससे काफी छोटी है. तो बायोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया वो अपन देखते हैं. You have learned about convex lens. A convex lens or combination lens, and that is an objective lens and an eyepiece are used for magnification of the object. मतलब यहाँ पर मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करिए. मैग्निफिकेशन मतलब किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, जो कि कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है. ठीक है. रॉबर्ट हुक, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. Robert Hooke was the first person to observe the cell in 1665. रॉबर्ट हुक एक पहले साइंटिस्ट थे, पहले बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, जिन्होंने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में. कैसे ऑब्जर्व किया था? उनके खुद के डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप से, जिसकी 200 to 300 एक्स मैग्निफिकेशन थी. मतलब इतने टाइम से जूम इन करके देख सकते थे. While examining a thin slice of cork, देखो कॉर्क में किया था इन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना. कॉर्क क्या होता है? डेड सेल होती है, ये ध्यान रखना. इन्होंने सबसे पहले सेल तो देखी बट कहाँ देखी? एक डेड सेल, मतलब डेड सेल ऑब्जर्व की थी, क्योंकि कॉर्क जो होता है वो डेड सेल्स का बना हुआ होता है. He observed small box-like compartments and named them cells. In school laboratories, light microscopes are used to observe objects using different objective lenses to achieve better magnification and resolution under visible light. Explore different parts of a microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various materials. Under the microscope, you will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? अब देखो, अब माइक्रोस्कोप के अंदर तो क्या होता है, अब उनको हर चीज बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइड दिखती है. तो अपन किसी भी चीज का, मान लो सेल ही है जो कि इतनी छोटी है, अनएडेड आईज से वो नहीं दिखती है, तो अपन मैग्निफिकेशन करके उसको देख रहे हैं, वो तो अपन को बड़ी दिख रही है, बट अपन उसकी एक्चुअल साइज कैसे एस्टिमेट करें कि वो कितनी छोटी हो सकती है ना. तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल. टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग. एक ऐसा रूलर लेना है, ऐसा स्केल लिखना है जिसमें मिलीमीटर में मार्किंग्स हो. Place the ruler on the stage of microscope, focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure in millimeter. Convert the diameter from millimeter to micrometer. Suppose the diameter is 5 millimeter, तो 5 into 1000 करेंगे तो वो micrometer में आ जाए. Remove the ruler and place the onion peel slide on the stage of microscope. Focus on slide, then count the number of cells present along the diameter of the field of view in one straight line. Estimate the real size of the cell using the formula. तो ये आप लेबोरेटरी में कर सकते हो. एस्टिमेटेड साइज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल्स. डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है. Suppose 25 cells are seen along the diameter. In that case, the size of one onion cell would be 5000 micrometer upon 25, means 200 micrometer. एक अनियन पील साइज सेल की साइज होगी.
If the estimated size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify the cell? The total magnification of a microscope depend on its magnifying power of the eyepiece and the objective lens. If both the eyepiece and the objective lens has the magnifying power of 10x, then the total magnification would be 100x. This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger. Thus, a microscope allows us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure. Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main functions: resolution, measure of clarity जिसे बोलते हैं, contrast, the difference in brightness between various parts of an object, and magnification. इन तीन चीजों पे काम किया है साइंटिस्ट ने. These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cell. You can see a picture of lower surface of कोलोकोशिया. कोलोकोशिया क्या होता है, जिसको हिंदी में अरबी बोलते हैं ना, खाने की चीज होती है, उसे बोलते हैं कोलोकेशिया. ऑब्जर्व अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देखो ये स्टोमेटा दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ेंगे अब अपन. You have learned that cells are organized into specialized tissue and organs and collectively perform specific function. For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with their surroundings. These interactions occur at the boundary level, where the substances move between the cells and their external environment. Every single celled organism exchange material and respond to their environment through cell membrane. अब देखो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में, और कलेक्टिवली कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, ये अपन को पता है ना. बट अगर सेल्स को कलेक्टिवली फंक्शन करना है तो उनको यूनिट्स बनानी पड़ेगी, उनको एक दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, उनकी सराउंडिंग से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, है ना. और ये सारी इंटरैक्शन कहाँ होगी? सेल बाउंड्री पर, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो सेल की ऐसी बाउंड्री है जो उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखती है सेल के कंटेंट्स को. ठीक है, तो एक्सचेंज भी वहीं पर होगा. और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो बहुत ही सिंपल होते हैं. तो वो क्या कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से अपने सेल के मेम्ब्रेन के साथ मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. कौन सी प्रोसेस से करते हैं? डिफ्यूजन से करते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन कौन सी मेथड होती है जिसमें जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं विदाउट एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और एटीपी. मतलब बिना एनर्जी खर्च किए मटेरियल उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाते हैं, इनकी इसी को ही डिफ्यूजन बोलते हैं. और ह्यूमंस ना इतना सिंपल नहीं है ना, वन सेल थोड़ी है ह्यूमन के पास, ह्यूमन तो मल्टी सेलुलर है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं ह्यूमंस के पास. तो वो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इसलिए उनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज चाहिए होते हैं उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल. इसका मतलब क्या है? सबसे पहला पार्ट जो अपन ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल फीचर है सेल का. मतलब किसी भी टाइप की सेल होगी, आपको यहाँ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी ही मिलेगी. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल के स्ट्रक्चर आउटर एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएंगे, तो क्या आप सेल को डिफाइन कर पाओगे क्या? नहीं, है ना. इसलिए ये यूनिवर्सल फीचर है सेल का. सारी ही सेल्स में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी. The cell membrane is a thin boundary that surrounds a cell and protects its contents. It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. अब देखो कभी भी बच्चों को ना डाउट होता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये दोनों सेम ही होती है. ठीक है, ये अलग नहीं होती. द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये अपनी इच्छा से किसी सब्सटेंस को सिलेक्ट करके अपने इन एंड आउट ट्रांसफर होने देगा. सारे सब्सटेंसेस अलाउड नहीं होते, which means it allows some substance to pass through it while blocking the others. You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of alveoli in the lungs. How does the structure of cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. Let us experiment. With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into two pieces of a roughly equal size. क्या करना है? दो पोटैटो को नियरली इक्वल साइज में काटना है. मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस. मतलब ये वाला पोटैटो का पीस भी और ये वाला पोटैटो का पीस भी, दोनों का क्या करना है? वेट करना है. पुट वन पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर ए विद प्लेन वाटर. बीकर ए में क्या है? सिर्फ प्लेन वाटर है, पूरा प्लेन वाटर है.
Put the beaker, put the other piece of potato in the beaker B with 20% of salt sugar solution. यहाँ पे 20% क्या किया है, मतलब पूरे पानी में पानी का 20% या तो सॉल्ट सोल्यूशन डाला है या शुगर सोल्यूशन बना दिया. यहाँ पर प्लेन वाटर है, यहाँ पे 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन है. ठीक है. Leave them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of the pieces. फिर आपको क्या करना है, इतना काम करके उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है 1 घंटे तक, या फिर जब तक आपको कोई इनकी साइज में डिफरेंस नजर आ जाए तब तक इनको अनडिस्टर्ब छोड़ो. मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस. इस ए वाले बीकर का भी और बी वाले बीकर का भी आपको क्या करना है, वापस वेट करना है. फिर कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वेट्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि देखो ये नॉर्मली ये था, इसकी साइज बढ़ गई, ये नॉर्मली ये था, इसकी साइज कम हो गई. तो ऐसा क्यों हुआ. देखो ये तो रखा था प्लेन वाटर में और ये रखा था सॉल्ट या शुगर के सोल्यूशन में, है ना. तो जब प्लेन वाटर में रखा तो इसकी साइज बढ़ गई, जब सॉल्ट या शुगर के सोल्यूशन में रखा तो इसकी साइज श्रिंक हो गई, है ना. बीकर ए में जो पोटैटो था वो स्वेल कर गया और बीकर बी में जो पोटैटो था वो श्रिंक कर गया. तो ऐसा क्यों हुआ बताओ. देखो ना, 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं, वो यहाँ आपको बता रखा है, यहाँ आएंगे तब अपन उसे डिस्कस करेंगे. उसी की वजह से वो पोटैटो की साइज चेंज हुई है. व्हाट डू यू इन्फॉर्म, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इन देयर वेट्स. The weight of a potato piece in beaker A has increased. Beaker A का weight क्या हो गया, increase हो गया, उसमें जो potato था उसका. While the weight of potato piece in the beaker B has decreased, उसका decrease हो गया. This happened because the cell membranes allow water to move in out. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बाहर जो water था उसे इन या आउट जाने की परमिशन दी है सेल मेम्ब्रेन ने, तभी पानी अंदर आया है तो पोटैटो पीस स्वेलअप हुआ है, और पानी बाहर गया है तो पोटैटो पीस श्रिंक अप हुआ. ठीक है. तो किसने परमिशन दी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने परमिशन दी कि वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल ट्रैवल कर सके. बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल. शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर ही मूव करेगा. वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सल्यूट टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सल्यूट. देखो वाटर कहाँ से कहाँ मूव किया, जहाँ पे पानी ज्यादा है से जहाँ पे पानी कम है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन हायर से लोअर तक गया है, और जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो लोअर से हायर तक गया है. ये दोनों उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना. मतलब कह सकते हैं पानी ज्यादा है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन है और पानी कम है तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है. तो अपन कह सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट हुआ है. अंटिल द कंसंट्रेशन इन टू एरिया, और ये ट्रांसफर मतलब मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों में इक्वल पानी का अमाउंट नहीं आ जाता. The movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. और इसी मूवमेंट को, वाटर के मूवमेंट को osmosis कहते हैं. You have learned in activity 7.8 and 7.9 in grade 8 that particles of matter intermix due to a difference in their concentration, also called concentration gradient. अब देखो, diffusion is a net movement of particle from a higher to a lower concentration which occurs even without a membrane. अब देखो ये membrane के बिना भी हो सकता है diffusion, बट जो osmosis है उसको selectively permeable membrane चाहिए ही चाहिए, उसके बिना osmosis नहीं हो सकता, बट diffusion membrane के बिना भी हो सकता है. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. In plants, water from the soil enters roots by this process of osmosis. Plants में जो water move करता है soil से roots में, वो osmosis की process से move करता है. अब देखो 3 तरह के solutions होते हैं, ये बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा. 3 तरह के solutions होते हैं, isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution. इन तीन तरह के solution में क्या होता है, देखो जब सल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम की और इंट्रा सेल्यूलर मीडियम की इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, मतलब सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की वही सेल के अंदर है. मतलब मान लो ये सेल है ना, ये 3 सेल है, यहाँ पर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन वही इसके आउटर मीडियम में है, मतलब इक्वल है, सेम है, तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे. यहाँ पर साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर साइज में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, मतलब जैसी सेल पहले थी वैसी ही सेल बाद में भी हो जाएगी, रिमेन्स सेम. इतना समझ में आया. आइसोटोनिक में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम और इंट्रा सेल्यूलर मीडियम बराबर होता है, तो साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, साइज विल रिमेन सेम ऑफ द
सेल। बट अब जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेस देन द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर मीडियम। मतलब मान लो सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट ज्यादा है, सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट जो है वो ज्यादा है, तो सेल के बाहर सोल्यूट कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सेल के अंदर वाटर कम है, और सेल के बाहर अगर सोल्यूट कम है तो सेल के बाहर वाटर ज्यादा है। यही कहने का मतलब है ना इसका। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर वाटर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन से इंट्रा सेल्यूलर रीजन में वाटर का ट्रांसफर होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। इसीलिए क्या होगी, वाटर अब्सॉर्ब करके ये सेल क्या हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। तो यही कहना है इसका। ठीक है, समझ में आया कि हाइपोटेनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे ये साइज सेल है, देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इसकी साइज क्या होगी, स्वेलअप होगी। स्वेलअप क्यों हुई है, क्योंकि सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वाटर सेल के अंदर आया है, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाती, इसीलिए ये स्वेलअप हो गई। और किस सोल्यूशन में स्वेलअप होती है सेल्स, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, अब जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या है, solute concentration of extracellular medium is greater than the solute concentration of intracellular medium। अब इसमें क्या है देखो, अब मान लो ये सेल है ना, सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है या कम है, बताओ। और ये सेल के बाहर है, सेल के बाहर जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और सेल के अंदर जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। अगर सेल के बाहर सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, सेल के अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो क्या वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यही होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर वाटर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इंट्रा सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब पानी सेल के बाहर जाएगा, और सेल के बाहर जाएगा तो सेल की साइज छोटी हो जाएगी, छोटी होने का मतलब है वो श्रिंक हो जाएगी। तो देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, देखो साइज कितनी छोटी हो गई, श्रिंक हो गई। और श्रिंक कौन से सोल्यूशन में होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक होती है। तो यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ तो साइज सेम रहेगी, यहाँ साइज जो है वो स्वेलअप हो जाएगी, और यहाँ साइज जो है वो श्रिंक अप हो जाएगी। इतना समझ में आया, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, समझ में आ गया। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आपको ये सीरीज ऑफ वीडियोस कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।